सीट टू सीट संपूर्ण विश्लेषण। दक्षिण भारत में मुकाबला बेहद रोचक होने जा रहा है। कर्नाटक को छोड़कर बीजेपी को यहां किसी भी राज्य में बहुत ज्यादा समर्थन नहीं मिला है, लेकिन इस बार इक्का दुक्का सीट जीतने वाली बीजेपी ने दक्षिण भारत को लेकर बड़ा लक्ष्य यानी बड़ा टारगेट तय किया है, क्योंकि बगैर दक्षिण भारत में अच्छा प्रदर्शन किए बीजेपी अपने 400 पार के टारगेट को हासिल नहीं कर सकती। और इंडिया ब्लॉक को यहां टक्कर देने के लिए बीजेपी ने हर राज्य में एक और अपने लिए नए सहयोगी तलाशे हैं, तो दूसरी तरफ कई कद्दावर नेताओं को भी पार्टी में शामिल किया है। आंध्र प्रदेश से लेकर केरल तक बीजेपी को बेहतर प्रदर्शन करने की उम्मीद है। और दक्षिण भारत की 2 संसदीय क्षेत्रों की आज बात करेंगे। सबसे पहले बात होगी बेंगलुरु दक्षिण सीट की, कर्नाटक की सीट, जहां पर किस तरह से तेजस्वी सूर्या सांसद रहे और इस सीट पर इस बार कड़ी टक्कर भी दिख सकती है। दूसरी सीट होगी केरल की वायनाड सीट, जहां से राहुल गांधी सांसद हैं और एक बार फिर से वो उम्मीदवार हैं। इन दोनों सीटों का संपूर्ण विश्लेषण होगा। बेंगलुरु दक्षिण सीट पर इस बार कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। बेंगलुरु दक्षिण से तेजस्वी सूर्या बीजेपी उम्मीदवार हैं, तो सौम्या रेड्डी को कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी बनाया है। जाहिर है इन दो युवाओं के ऊपर तेजस्वी पर सीट बचाने का दबाव है, तो सौम्या पर कांग्रेस की खोई ताकत को वापस लाने का दबाव। दूसरी तरफ केरल की वायनाड सीट भी देश के हाई प्रोफाइल सीट्स में से एक है। यहां पर राहुल गांधी कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, तो के सुरेंद्रन पर बीजेपी ने दांव लगाया है। के सुरेंद्रन बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। पिछले चुनाव में वो चुनाव हार गए थे। वहीं एनी राजा सीपीआईएम की उम्मीदवार हैं, जो पार्टी महासचिव डी राजा की पत्नी है, यानी कि एक ट्रायंगुलर फाइट जो है वो वायनाड में दिख रही है। सबसे पहले बात बेंगलुरु साउथ की। बेंगलुरु दक्षिण सीट दक्षिण भारत में बीजेपी की सबसे मजबूत सीट है। यहां से 1-2 बार ही कांग्रेस को सफलता मिल पाई है। यहां हमेशा से ही गैर कांग्रेसी सांसद चुने गए हैं। इस बार कांग्रेस को उम्मीद है कि वो इस दाग को धो पाएगी। बेंगलुरु साउथ, जहां लहराती है भगवा पताका। साउथ का भगवा गढ़ है बेंगलुरु दक्षिण। कांग्रेस का पुराना है सपना। कांग्रेस चाहती है ये सीट जीतना। लेकिन ये बात कांग्रेस भी जानती है कि चाहे वो राज्य की सत्ता में रहे या ना रहे, उसके लिए ये सीट हमेशा से अबूझ पहेली की तरह है। विधानसभा चुनावों में कई बार अच्छा प्रदर्शन करने के बावजूद आखिरी वक्त में मिली हार हो या लोकसभा में चुनाव दर चुनाव झटके, ये सीट कांग्रेस के लिए नाइटमेयर की तरह है। बीजेपी की परंपरागत सीट मानी जाने वाली इस सीट पर लगातार 6 बार जीत दर्ज कर कभी अनंत कुमार ने रिकॉर्ड बनाया था, और उसी परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए तेजस्वी सूर्या को बीजेपी ने एक बार फिर टिकट दिया है। 2019 में भी तेजस्वी पार्टी की उम्मीदों पर खरा उतरे। इस बार भी उनका स्वैग यहां के वोटरों पर नजर आ रहा है। इस सीट पर कांग्रेस ने हर बार बड़े चेहरे को मौका दिया, लेकिन यह सीट उनके लिए अभेद्य ही रही है। चाहे कांग्रेस के दिग्गज नेता बीके हरिप्रसाद हों या फिर आधार कार्ड परियोजना को देश में शुरू करने वाले नंदन नीलकेणी, उन्हें हार का सामना करना पड़ा। इस बार बेंगलुरु दक्षिण से सौम्या रेड्डी की उम्मीदवारी को कर्नाटक में कांग्रेस के बड़े दांव के तौर पर देखा जा रहा है। तेजस्वी की छवि एक युवा और टेक सेवी नेता की है, तो वहीं दूसरी ओर सौम्या रेड्डी पर्यावरणविद है। सौम्या रेड्डी को 2023 विधानसभा चुनावों में बहुत नजदीकी हार मिली थी। वो सिर्फ 16 वोटों से हारी थी। लिहाजा लोकसभा चुनाव में पार्टी को उन पर पूरा भरोसा है कि वो कांग्रेस की झोली में इस सीट को डालकर दशकों पुराने सपने को पूरा कर सकती हैं। पिछले चुनाव में तेजस्वी के सामने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मैदान में थे, बीके हरिप्रसाद, लेकिन इस बार कांग्रेस ने सौम्या रेड्डी जैसी तेज तर्रार युवा को मैदान में उतारकर मुकाबले को रोमांचक बनाने की पूरी कोशिश की है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।
कर्नाटक की लोकसभा सीट जब से अस्तित्व में आई है, सिर्फ एक दो मौकों पर ही यहां कांग्रेस को जीत मिल पाई है। अधिकांश चुनाव में गैर कांग्रेसी ही यहां से चुने गए और जब से बीजेपी अस्तित्व में आई, ये बीजेपी की अघोषित सीट हो चुकी है, यानी बीजेपी के लिए एक गढ़ बन चुकी है। राज्य में सरकार चाहे किसी की रहे, ये सीट बीजेपी की ही रही है। अब आपको बताते हैं कि 1952 से होते आ रहे लोकसभा चुनाव में किस पार्टी से यहां सांसद चुना जाता रहा है। 1951 में कांग्रेस से टी मदिया दौड़ा यहां के पहले सांसद बने और उसके बाद अगले चुनाव में 1957 से 1977 तक ये सीट अस्तित्व में नहीं थी, क्योंकि परिसीमन की वजह से ये सीट बेंगलुरु बन गई थी। 1977 यानी कि इमरजेंसी के ठीक बाद जो चुनाव हुआ, वापस से सीट दक्षिण लोकसभा सीट बनी और चुनाव हुए तो जनता पार्टी के केएस हेगड़े सांसद बने। देश में जनता पार्टी की लहर थी, इंदिरा गांधी सत्ता से जा चुकी थी, इमरजेंसी खत्म हो चुकी थी और उसके बाद जनता पार्टी की लहर में केएस हेगड़े 77 में यहां से सांसद बने। अगला चुनाव जो 1980 में हुआ, वहां पर भी जनता पार्टी से टीआर शमन्ना यहां से सांसद चुने गए। 1984 में एक बार फिर से जनता पार्टी ने ही कब्जा जमाया, यानी कि वो तमाम चुनाव जहां कांग्रेस जीत रही थी, उस वक्त भी यहां पर विरोध की लहर थी और जनता पार्टी के सांसद जीतते चले आए। वीएस कृष्णा अय्यर यहां पर सांसद बने 1984 के चुनाव में, जब पूरे देश में लहर थी, खास करके इंदिरा गांधी के निधन के बाद 400 सीटों से ज्यादा का आंकड़ा राजीव गांधी के पास आया था। उस वक्त भी ये सीट कांग्रेस जीत नहीं पाई। 1989 में लंबे अंतराल के बाद कांग्रेस को यहां पर जीत मिली। आर गुंडू राव यहां से सांसद चुने गए और अगले चुनाव में यानी 1991 में बीजेपी के वेंकट गिरी गौड़ा यहां से चुनाव जीते। एक तरह से बीजेपी यहां से पहली बार ये चुनाव जीती अपने अस्तित्व में आने के बाद। 1996 यानी कि अगले चुनाव में बीजेपी ने अनंत कुमार पर दांव खेला। इसके बाद तो हर आने वाले चुनाव में अनंत ही यहां से सांसद लगातार चुने जाते रहे और इस सिलसिला 2014 तक चलता रहा। अनंत कुमार 6 बार यहां से सांसद चुने गए। उनके निधन के बाद 2019 में बीजेपी ने तेजस्वी सूर्या पर भरोसा किया और एक बार फिर से 2014 के बाद 2024 के लिए भी तेजस्वी सूर्या उम्मीदवार हैं और युवा मोर्चा के वो अध्यक्ष भी रहे। एक तेज तर्रार नेता के तौर पर उनकी छवि है। 2019 के लोकसभा चुनाव की बात करें, तेजस्वी सूर्या बीजेपी के टिकट पर लड़े और चुनाव जीते। कुल वोट मिले उनको 7,39,229, जबकि वोट शेयर परसेंटेज रहा लगभग 62% वोट। बीजेपी को उस बार 2014 के मुकाबले 5% ज्यादा वोट मिले थे। 2019 में तेजस्वी नए उम्मीदवार थे, पहला चुनाव उनका था, लेकिन इसके बावजूद बीजेपी का वोट परसेंटेज बढ़ाने में तेजस्वी यहां पर कामयाब रहे। जबकि कांग्रेस के जो दूसरे उम्मीदवार थे बीके हरिप्रसाद, उनको हार का सामना करना पड़ा। उन्हें कुल वोट मिले 4,08,037। तेजस्वी को 7 लाख वोट और बीके हरिप्रसाद को 4 लाख वोट, लगभग 3 लाख से ज्यादा का मार्जिन रहा और बीके हरिप्रसाद का वोट शेयर रहा 34%। पिछले चुनाव की बात करते हैं, 2014 की बात। अनंत कुमार बीजेपी के खांटी नेता बीजेपी से सांसद बने थे, तब उन्हें कुल वोट मिले थे 6,33,816, जबकि उनका वोट शेयर था 56%। इससे बढ़ाया तेजस्वी ने 60 के पार किया। बीजेपी को 2009 चुनाव में भी दरअसल जो वोट मिला था उससे 8% ज्यादा वोट 2014 के चुनाव में मिला था। चुनाव दर चुनाव बीजेपी यहां वोट परसेंटेज अपना बढ़ाती रही है। अनंत कुमार के मुकाबले में नंदन नीलेकड़ी को कांग्रेस ने उतारा था। उन्हें कुल वोट मिले 4,05,241। ये बात हम कर रहे हैं 2014 की। 36% वोटर्स ने कांग्रेस को वोट किया था और कांग्रेस को इस चुनाव में 2009 के चुनाव से 7% कम वोट मिले, यानी कि कांग्रेस का वोट परसेंटेज जो है वो साल दर साल चुनाव दर चुनाव गिरता रहा। 2009 में भी अनंत कुमार ही बीजेपी के उम्मीदवार थे। कुल वोट मिले 4,37,953 और वो विजयी रहे। उनका वोट शेयर था 48%। जबकि कृष्णा बायरे गौड़ा को कांग्रेस ने टिकट दिया, उनको भी कुल वोट मिले थे 4,03,41, जबकि वोट शेयर रहा 44%। तो दक्षिण बेंगलुरु का पूरा समीकरण आपने समझा किस तरह से तेजस्वी सूर्या एक बार फिर से मैदान में है और बीजेपी का वोट परसेंटेज चुनाव दर चुनाव यहां पर लगातार बढ़ता रहा है। एक और अहम सीट की बात करते हैं, केरल की वायनाड सीट की। राहुल गांधी का संसदीय क्षेत्र। लोकसभा चुनाव के ऐलान में अब ज्यादा वक्त दरअसल गुजर चुका है और चुनाव प्रचार भी एक तरह से शुरू हो गया है और सियासी सरगर्मी भी जोरों पर है। एक अहम सीट है केरल की वायनाड। केरल में लोकसभा की कुल 20 सीटें हैं, जिनमें वायनाड भी एक अहम सीट है। वायनाड लोकसभा सीट केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक तीनों प्रांतों को जोड़ने वाला इलाका है और तीनों ही प्रांत कांग्रेस के प्रभाव वाले क्षेत्र में हैं। वायनाड में हिंदुओं और मुसलमानों की आबादी लगभग बराबर है।
लिहाजा ये सीट कांग्रेस के लिए मुफीद मानी जाती रही है। लेकिन पूरा केरल लेफ्ट का गढ़ है, 2 बार से यहां पर लेफ्ट की सरकार है। ऐसे में यहां कड़ी टक्कर भी देखने को मिल सकती है। कांग्रेस के लिए इस बार का चुनाव बेहद अहम रहने वाला है। कांग्रेस की ओर से राहुल और तमाम नेता मेहनत भी कर रहे हैं। कांग्रेस ने देश के कई राज्यों में इंडी ब्लॉक के तहत कई पार्टियों से गठबंधन किया है, लेकिन केरल में पार्टी को अपने ही सहयोगी लेफ्ट से सीधी टक्कर मिलने वाली है। लिहाजा राहुल गांधी के लिए उनकी सीट वायनाड भी कहीं अमेठी साबित न हो जाए, ये डर सता रहा है। अमेठी गांधी नेहरू परिवार की परंपरागत सीट रही थी, लेकिन कांग्रेस उसे बचा नहीं सकी। शायद कांग्रेस को अमेठी में हार का अंदाजा था, इसलिए केरल के वायनाड सीट से भी राहुल गांधी चुनाव में उतरे थे। वहां से उन्हें जीत मिली और एक बार फिर से वो वायनाड से चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन इस बार राहुल को वायनाड में जीत आसान नहीं दिख रही है। वायनाड सीट पर लेफ्ट ने अपने उम्मीदवार के एक नाम का ऐलान कर दिया है। दूसरी ओर बीजेपी ने राज्य के कई पार्टियों से गठबंधन कर बेहतर प्रदर्शन करने की उम्मीद जताई है। पीएम मोदी ने हाल फिलहाल के दिनों में कई बार केरल का दौरा किया। पीएम मोदी ने यहाँ के कई मंदिरों का दौरा कर यहाँ के हिंदू वोटर्स में राजनीतिक भरोसा पैदा करने की कोशिश की है। उन्हें मजबूरी में किसी पार्टी को चुनने की नहीं, बल्कि पूरी जागरूकता के साथ अपने उम्मीदवार के लिए वोट डालने की आवश्यकता। यहाँ लेफ्ट ने अपने जिस उम्मीदवार एनी को उतारा है वो सीपीआईएम के महासचिव डी राजा की पत्नी है। लिहाजा ये सीपीआईएम के लिए भी प्रतिष्ठा वाली सीट है। वही सत्ता के शिखर पर एक बार फिर से काबिज होने के लिए बीजेपी हर मुमकिन कोशिश कर रही है। यही वजह है कि पार्टी पूरी रणनीति के तहत दक्षिण राज्यों में भी अपने उम्मीदवार पूरे ठोक बजा के उतार रही है। केरल के वायनाड सीट से पार्टी ने के सुरेंद्रन को अपना उम्मीदवार बनाया है। के सुरेंद्रन उत्तरी केरल में बीजेपी के प्रमुख नेताओं में शुमार है। यही वजह कि उन्हें साल 2020 में केरल बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। 2019 के लोकसभा चुनाव में सुरेंद्रन पत्थाना मथिट्टा निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ चुके हैं। हालांकि उन्हें करारी हार का सामना करना पड़ा और वो तीसरे नंबर पर। लेकिन इस बार सुरेंद्रन का दावा है कि पार्टी की तैयारी इतनी शानदार है और जनता का जो समर्थन मिल रहा है वो वायनाड में राहुल को अमेठी की तरह का अनुभव कराने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। तो वायनाड लोकसभा क्षेत्र निर्वाचन क्षेत्र संख्या 4, मतदान की तारीख 26 अप्रैल 2024 और नामांकन की आखिरी तारीख है 4 अप्रैल। नामांकन वापसी की तारीख 8 अप्रैल। मतदाताओं से जुड़े आंकड़े भी बताते हैं आपको। कुल मतदाता यहां 14 लाख हैं, पुरुष मतदाता 7 लाख लगभग और महिला मतदाता भी बराबर यानी कि 7 लाख। अमेठी सीट पर शुरू से ही कांग्रेस का राज रहा है। एक दो मौकों को छोड़ दे तो ये सीट गांधी परिवार की विरासत को आगे बढ़ाती रही, लेकिन कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने अपनी सीट 2 जगह फिक्स की थी 2019 के लोकसभा चुनाव में। एक सीट अमेठी और साथ ही उन्होंने वायनाड से चुनाव लड़ा था। अमेठी से वो हारे और वायनाड से उन्होंने चुनाव में जीत दर्ज की थी। इस बार वायनाड से राहुल गांधी प्रत्याशी एक बार फिर से हैं और त्रिकोणीय मुकाबला वायनाड से लगातार दिख रहा है। और अमेठी की भी बात करते हैं। कांग्रेस का यहां राज रहा है। एक दो मौकों को छोड़ दें तो ये सीट गांधी परिवार की विरासत को ही आगे बढ़ाती रही है। पहली बार 1967 में परिसीमन के बाद अस्तित्व में ये सीट आई और 1967 के चुनाव में कांग्रेस के विद्याधर वाजपेयी जीते। 71 में कांग्रेस से विद्याधर वाजपेयी दोबारा जीते। 77 में सीट पर जनता पार्टी के रविंद्र प्रताप सिंह ने कब्जा किया, लेकिन 1980 में एक बार फिर से कांग्रेस के हाथ ये सीट वापस आई। संजय गांधी यहां से चुनाव जीते। 81 में उपचुनाव हुआ। संजय गांधी की मौत के बाद कांग्रेस ने राजीव गांधी को उतारा और वो चुनाव जीते। 1984 में कांग्रेस से फिर से राजीव गांधी चुनाव लड़े थे और उन्होंने वहां से चुनाव में जीत दर्ज की थी। वायनाड संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत विधानसभा क्षेत्र कुल 7 हैं। मनंथावडू से याकेलू विधायक हैं, सीपीआईएम से हैं। सुल्तान बाथेरी सीट से आईसी बालाकृष्णन कांग्रेस के विधायक हैं। कालपेटा सीट से टी सिद्दीकी कांग्रेस के विधायक। तिरुवंबाडी सीट से लिंटो जोसेफ सीपीआईएम के विधायक हैं और इरन सीट से पीके बशीर IUML इंडियन मुस्लिम लीग के विधायक हैं। नीलांबूर से PV अनवर LDF के विधायक। वंडूर से AP अनिल कुमार कांग्रेस के विधायक हैं और वायनाड कभी लेफ्ट तो कभी कांग्रेस का गढ़ रहा है।
2019 में राहुल गांधी कांग्रेस से जीते, कुल वोट उनको मिले 7,06,367, वोट शेयर 64% रहा। पीपी सुनील सीपीआई के उम्मीदवार दूसरे नंबर पर रहे, कुल वोट मिले 2,74,597, वोट शेयर 25%। 2014 में MI शनावास कांग्रेस से उम्मीदवार थे, जीते वो, कुल वोट मिले 3,77,000, वोट शेयर 41%। सत्यन मोकेरी सीपीआईएम के दूसरे नंबर पर उम्मीदवार थे, कुल वोट मिले 3,56,165, वोट शेयर रहा 38%, 7% वोट उनका बढ़ा। PR रसमिल नाथ बीजेपी के प्रत्याशी थे, चौथे नंबर पर रहे वो, कुल वोट मिले 80,752, वोट शेयर रहा 8% का।